ना सदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। करता है वाह करता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता। वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। अब हम 14वीं और 15वीं सदी के भारत पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली सल्तनत सिकुड़ सिकुड़ कर तैमूर के आगमन तक गायब ही हो गई। हिंदुस्तान में कई बड़ी और आजाद रियासतें थीं, ज्यादातर जिन पर मुसलमान शासकों का राज था। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात। दक्षिण में बहमनी सल्तनत थी और एक शक्तिशाली हिंदू राज्य विजयनगर। फिर गुजरात सल्तनत के उत्तर में था राजस्थान, जहां कई छोटे छोटे राजपूत ठिकाने थे, और एक बड़ा राज्य चित्तौड़ यानी मेवाड़, जो इन सबसे अहम था। 16वीं सदी की शुरुआत तक लोधी वंश ने फिर से दिल्ली सल्तनत को एक ताकतवर राज्य बना लिया था। जौनपुर को नष्ट कर दिया गया और कई राजपूत ठिकानों के शासक दिल्ली के अधीन हो गए, मगर मेवाड़ और मारवाड़ ने डटकर अपनी आजादी कायम रखी। चित्तौड़ नरेश राणा कुंभा बड़े गुणवान राजा थे। राणा कुंभा के बाद गद्दी संभाली रायमल ने। उनके 3 बेटे हुए, पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह, जो राणा सांगा कहलाए। चित्तौड़ की गद्दी का वारिस कौन बने, ये बात रायमल जीते जी तय करना चाहते थे। तभी उनके छोटे भाई सूरजमल ने सलाह दी कि इस बात को देवी वाणी पर छोड़ दो। अरे खमा देवी, जय माता जी की। बता मत। आप तो जाड़ो ही हो मां। हाँ जाड़ू हूँ। राज से हासिल वाले योग्य व्यक्ति मिल गया हो। आप तो बस भी को नाम बताओ, कृपा करो देवी मां। राजा कौन बनेगा? इन मंदिर में सबसे पहलू कौन आयो? मैं आयो।
एड़े बात मैं आयो। मैं तो सबसे पाछे आया हाँ माँ। इन्हें बात भी थे अब बागरी खाल पे बैठे हो। तो इनमें क्या हो गयो? बागरी खाल पर बैठने वाला राजा होवेगा। यह तो मूर्खता है। मैं राजा बनूंगा। क्या भविष्य जानने चाहते था? मैं बता दियो। इन्हें अप्र भाग्य मन स्वीकार करो। अगर मैं इस खाल पे बैठे हो तो? और भाई जी, आप ही खाल पर बैठे तो नहीं रहा। हमारा से भूल हो गई और भूल तो सुधारी जा सके। उन इस खाल से इन खाल पे बैठने का अधिकार मारो है। भाई जी, आप ना अवसर मिले हो पृथ्वीराज ते देवी माता की बात नहीं बदल सको। हाँ, जब तक संग्राम सिंह जीव तो है, मैं इन्हें जीव तो ही नहीं छोड़ूंगा। मैं इन्हें जीव तो नहीं छोड़ूंगा। मैं इन्हें टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। मैं राजा बनूंगा। मैं बनूंगा राजा। पृथ्वीराज, तू अपने भाई पे हाथ उठा के बहुत बड़ो पाप कियो है। महाराज ने पता लगेगा तो क्या होगा पृथ्वीराज? जब पृथ्वीराज के आक्रमण की खबर रायमल ने सुनी तो क्रोधित होकर पृथ्वीराज को देश निकाला दिया। राणा सांगा भी गायब हो गए थे, उनका कोई अता पता नहीं चला। तभी रायमल ने तीसरे बेटे सीधे साधे जयमल को राजा बनाया। मेवाड़ की किस्मत डूबने लगी। इतने में पृथ्वीराज की मौत की खबर आई और फिर पता चला राणा सांगा जीवित हैं और श्रीनगर में राजा करमचंद के चाकर हैं। बूढ़े रायमल ने तुरंत अपने मंझले बेटे को बुलाया और उसे गद्दी सौंप दी। बंधुओं, पिछला कुछ एक बरसा ने भूल ही जानो ठीक है, या समझो कि बात समय तो गुजरनो ही हो जी से पुजारन चरणी देवी री भविष्यवाणी सांची सिद्ध हो सके। सच कहूं हूं भाई लोगा, ये पिछला कुछ एक बरस हमारे वास्ते भीषण दुख से भरया हा। मेवाड़ रे पतन रो दुख, हमारे भाई पृथ्वीराज रे मरण रो दुख, और सबसे बड़ो दुख हमारे पिताजी रो निधन। पणी दुख से भरे समय में एक भलो मानस एवो भी हो जो सदा मने स्नेह और सम्मान दियो, हमारी हिम्मत बंधाई। वे हैं हमारा परम मित्र राजा करमचंद जी। ये तो मेरा फर्ज था महाराज। करमचंद जी, नजराना का रूप में मैं आपने अजमेरी जागीर सौंपू हूं। हमारी यह इच्छा है कि आप बैठे सुख सुराज करो। यह आपकी उदारता है महाराज। आप जेड़ा सच्चे मित्रा वास्ते है तो राणा सांगा अपना प्राण भी दे सका है। भाई लोगा, मेवाड़ ने चारों तरफ से खतरो है। मालवा, गुजरात, दिल्ली की हुकूमत मेवाड़ की तरक्की का सब रास्ता बंद कर रखा है। मालवा ने गुजरात लोधी का इशारा पर नाच रहा है, और मैं राजपूता के वास्ते शर्म की बात है कि राजपूत ठिकाने रा ठाकर भी लोधी का इशारा पर, दिल्ली का इशारा पर नाच रहा है। भाई लोगा, यही बखत है कि आप सब लोग मेवाड़ रे सागे मिल लोधी ने मुंह तोड़ जवाब दो। जदे जदे वादी नावेला ते दिल्ली आपनी होवेली। राणा जी, मारे ये करे छे सबसे पहले दिल्ली पर ही आक्रमण करो जाए। दिल्ली वो दरवाजो है हुकुम जिनसे होके ही आगे बढ़ो जा सके। अज्जा जी, मैं आपने वचन देऊ हूं कि दिल्ली आपनी होवेली, आपनी। बस मैंने तो आप सब लोगों का साथ चाहिए। राणा सांगारी, राणा सांगारी, राणा सांगारी, राणा सांगारी। जब मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा का अधिकार हुआ, उस समय दिल्ली में लोधी वंश का राज था। 1451 ईस्वी में उत्तरी सूबे के अफगान सूबेदार बहलोल लोधी दिल्ली के सुल्तान बन बैठे। कुछ ही दिन में लोधी अफगान अपने कबायली रीति रिवाज भूलकर सामंती रंग ढंग अपनाने लगे। बहलोल और उसके बेटे सिकंदर ने अफगान मलिकों को जागीरें अता करके और उन्हें कुछ हद तक आजादी देकर खुश रखा, मगर सिकंदर का बेटा इब्राहिम बड़ा मगरूर था और उसे अपने पुराने अमीरों पर जरा भी भरोसा नहीं था। हमारा कमजर्फ भाई जलाल खां कहां है? या भुआ, उसे हमारे सामने पेश क्यों नहीं करते?
आका, आपने उनका नजराना ठुकरा दिया, इसलिए शहजादा जलाल ग्वालियर की तरफ भाग गए और उसे पकड़ने के लिए आजम हुमायूं ने किले पर चढ़ाई की, पर वो नाहल उस गद्दार जलाल को पकड़ तक नहीं पाया। खान, खलबली में शहजादा जलाल न जाने कहां फरार हो गए। न जाने कहां फरार हो गए। उम्र के साथ सर के बाल भी उड़ गए और अक्ल पर भी ओले पड़ गए। आका, बकवास मत करो, तुम जरूर हमसे कुछ छिपा रहे हो। मैं आका। खामोश। भले कक्कड़, तुम बताओ कहां छिपाए वो पाजी? झांसी के किले में बेड़ी बंद है जिले सुबहानी। क्या? शहजादा जलाल ग्वालियर से निकलकर मालवे की तरफ जा रहा था, पर कौन कबीले के सरदार ने उसे रास्ते में ही धर लिया और हमारे सुपुर्द कर दिया। देखा मियां भुआ, इस सल्तनत के कुछ अमीर अब भी हमारे वफादार हैं। आका, आका मेरी मानिए और शहजादे को मुआफ कर दीजिए। वो आपका छोटा भाई है, नादानी कर बैठा है, मगर देखा कैसे माफी की भीख मांग रहा है। पोल खुल गई तो लगा गड़गड़ाने। ये एक साजिश थी। आका, मैंने कोई साजिश नहीं की। झूठ बोलता है। मरहूम सुल्तान की मौत के बाद तूने और तेरे गुलामा खेस दोस्तों ने सल्तनत के बंटवारे की बात नहीं की थी? कहते थे जलाल खां कमजर को जौनपुर की गद्दी दे दो और दिल्ली अपने पास रख लो। ये सुल्तान सिकंदर की सल्तनत के टुकड़े करने की साजिश नहीं थी। एक सल्तनत में सुल्तान एक ही हो सकता है। तुम हमेशा पालतू तोते की तरह रटाया हुआ सबक उगल देते हो माकन, पर हम अफगानों में बाप की मौत के बाद इलाका भाइयों में बंटता है। अल्लाह के सामने सारे कबीले हमेशा बराबर रहे हैं और यही हमारी रिवायत है। जमाना बदल गया है मियां भुआ। कबीलों में इक्तदार का हक सिर्फ लोदियों का है, बाकी सब कबीले हमारे गुलाम हैं। लोदियों की खिदमत फर्ज है उनका। सुल्तान के सामने कबीलों की कोई वक़्त नहीं। लेकिन कबीलों के सरदार ये कभी राजी नहीं होंगे। जबान को लगाम दे मरदूद। तुझ जैसे एहसान फरामोश की वजह से अफगान कबीलों में जहर फैल रहा है। कौन कहता है ये? मियां भुआ, माकन एक पालतू तोता है, यही कह रही थे ना? अब ये तोता तुम्हारे सिर चढ़ के बोलेगा। अब कहो भी। लगे लंतरानियां हाँकने। पंजाब के सूबेदार को आपने कुछ खत नहीं लिखे थे? अपने दोस्त अहबाब से खतो किताबत करना कोई गुनाह है क्या? अच्छा, सुल्तान को सनकी और ताकत का पागल कहना कोई गुनाह नहीं? दौलत खां को बगावत के लिए भड़काना कोई गुनाह नहीं? आका, आका, सिकंदर सुल्तान मरहूम ने इस नाचीज और दौलत खां को शफकत से नवाजा था। हम दोनों आपके सच्चे वफादार हैं आका। अच्छा, इसीलिए वो आज दरबार में नहीं आया। वफादारी जताने के लिए अपने पाजी बेटे दिलावर खां को भेज दिया। अगर वो वफादार है तो खुद आने से क्यों कतराता है? हुजूर आला, मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब थी, वो तो फिर भी आने की जिद कर रहे थे, लेकिन हकीमों ने आने नहीं दिया उन्हें। हम उनकी बीमारी की वजह अच्छी तरह जानते हैं। डर के मारे टट्टी छूट गई होगी साले की कि अगर पोल खुल गया तो क्या हश्र होगा। तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया है कि गद्दारों को क्या सजा होती है। तुमने अपनी आंखों से देखा है ना? जी हुजूर। तो जाकर बताना अपने बाप को और मियां भुआ के बुरे अंजाम की खबर भी देना। तेरा खेल अब खत्म हो गया बदजात। ले जाओ इस हरामखोर को और डाल दो तहखाने में, सड़ने दो इसे। इब्राहिम, इब्राहिम, तुम यह गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हो। इस तरह तुम अपने बाप के किए कराए पर पानी फेर दोगे। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इब्राहिम! हुजूर, मुझे इजाजत दें। अभी से कहां जाने लगे? तुम्हारे लिए कुछ हिदायतें हैं। माकन, बताओ इन्हें क्या करना है? सुल्तान ने मेवाड़ के राणा सांगा को सबक सिखाने का फैसला किया है। हुक्म दें तो इसी दम मैं फौज समेत कूच करने के लिए तैयार हूं सुल्तान। फौज की निगरानी मैं करूंगा। हुजूर, ये क्या? तुम अपनी तमाम फौज लिए खतौली की तरफ कूच करो और माकन के हुक्म के मुताबिक महाज जमाओ। हुजूर, ये मुनासिब नहीं कि मैं माकन के मातहती में लड़ूं। बेहतर होगा कि सुल्तान। तू भी उस हरामखोर भुआ की सी बकने लगा। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। सुल्तान को ताकत का नशा हो गया है। पता है कल मुझे कहां ले गए थे? उसी तहखाने में। यहां सारे अमीर और मालिक नजरबंद हैं। ये सब वही लोग थे जो कभी मरहूम सुल्तान सिकंदर के वफादार थे। दिलावर खान, ये जालिम तो किसी पर भरोसा नहीं करता। मैंने तो फैसला कर लिया है।
कैसा फैसला? कहीं सुल्तान आपको भी नजरबंद ना कर दें। मैं राणा सांगा की फौज में शामिल होने जा रहा हूं और तुम लाहौर पहुंचते ही दौलत खान को यहां के हालात से आगाह करो। मेरे वालिद इसका हल जरूर निकाल लेंगे। और उनसे कहना जो भी कदम उठाएं हमें जरूर इत्तला दें। जरूर। मियां हुसैन राणा सांगा की फौज में जा मिला। नतीजा यह हुआ कि इब्राहिम की फौज को राजपूतों ने खदेड़ भगाया। अपनी काबिलियत साबित करके मियां हुसैन फिर से इब्राहिम लोधी के पास लौट आया। इस लड़ाई में राणा सांगा का एक हाथ और एक पैर बेकार हो गए। इस अवस्था का फायदा उठाकर उन्होंने अपने सामंतों की परीक्षा ली। विराजो आप लोग, विराजो। ओके करो अन्नदाता, आपरे वास्ते तो सिंहासन ही सही जगह है। नहीं अज्जा जी, यो ठीक नहीं लगे। मैं तो आप लोग सागे ही बैठू। नहीं अन्नदाता, माने अतरो लज्जित नहीं करो। आप बैठो अज्जा जी। जब कोई मूर्त टूट जावे तो उनरी पूजा नहीं किया करे। क्यों उदय सिंह जी, ठीक है ना? आप सही फरमा रहे हो राणा साहब। मेवाड़ रे सिंहासन पर बैठ वालो राजा परिपूर्ण भी तो होना चाहिए अज्जा जी। हमारे शरीर की तो यह दशा है कि एक हाथ नहीं रहे हो और ये पग भी काम नहीं कर रहे हो है और आंख भी हमारे कने एक ही है। एड़ी अवस्था में मारो सिंहासन पर बैठनो आप लोगों ने कहीं ठीक लागे? पर आप रा घाव तो अन्नदाता पराक्रम रा घाव है, विजय रा घाव, एक वीर रणबांकुरा रा आभूषणारी भांति। अन्नदाता, माने और लज्जित नहीं करो। उठो, उठो ने सिंहासन माथे बिराजो। आप सब लोग यही चाहो हो? मैं आप सब लोगों की राय जानना चाहूं। भाई लोगा, एक तारो फल आप रे सामने है। इब्राहिम लोधी री फौज ने हराबा के बाद ही माने संतोष नहीं करना है। ये तो हमारी शुरुआत है। पर मारी जो है अन्नदाता कि सबसे पहले माने सुल्तान रा विरोधी अफगान अमीरा ने तोड़ना चाहिए। नहीं अज्जा जी, इब्राहिम लोधी रे अमीरा पे भरोसा नहीं किया जा सके। इन बात से मैं काबुल रे बादशाह बाबर के पास संधि प्रस्ताव भेजो है। पर राणा जी, लोग कहवे है कि उनकी नजर पूरे हिंदुस्तान पे। अड़ी हालत में उन्हें निमंत्रण देने का बुद्धिमत्ता होवेली। अज्जा जी, आपने यह भूलना नहीं चाहे कि वह एक मुगल है और वारी रुचि बस लूट मार में है। बाने लूट मार को माल ले जान दो, माने तो बस दिल्ली न आगरा चाहे बस। पर हुक्म, जदे वो दिल्ली में ही रुकी गयो तो कहीं बात करो हो उदय सिंह जी। चंगेज खां रुक्यो, तैमूर रुक्यो। अरे ये सब तो लुटेरा है, लुटेरा। मैं बाबर के पास प्रस्ताव भेजो है कि जो दिल्ली पर आक्रमण करेगो तो मैं तुरंत आगरा पे धावा बोल दे वाला। आप सही फरमाओ राणा साहब। ये उठो ने सिंहासन माथे बिराजो। बस ठीक। जब बाबर 11 बरस का था तो उसके वालिद गुजर गए और उस कच्ची उम्र में जब ज्यादातर बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसे तलवार उठानी पड़ी। वो अपना तख्त खो बैठा, फिर उसे दोबारा जीता, फिर फरगाना को हार कर उसे समरकंद आना पड़ा और वहां से काबुल। फिर भी उसे साहित्य और कला के लिए वक्त मिला।
बाबर ने अपनी आप बीती बाबरनामा लिखी और ये दिलकश किताब उसकी शख्सियत को बहुत करीब से देखने का मौका देती है। भगवान हुजूर, चश्मा इस तरफ मोड़ने का हमारा फैसला सही था ना? बिल्कुल बादशाह, इससे आपको फरगना की याद आती रहेगी। तो तुम्हें भी फरगना की याद सता रही है? जी हुजूर। फरगना की नदियां, वहां के मेवे, वहां के अंगूर और खरबूज बादशाह। हाँ खरबूज, उन खरबूजों का मजा ही कुछ और है। मगर अब काबुल ही हमारा वतन है। वैसे बाग बगीचों से यहां भी रौनक आ जाएगी बादशाह। वो 3 दरख्त कैसे? जी हाँ, वो 3 दरख्त कहते हैं 3 औलिया की बरकत से वहां हैं। चलो वहां चलते हैं, शायद हमें भी कुछ बरकत मिले। बादशाह, किले में लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार तो रोज ही करते रहते हैं। बादशाह, शहजादी कामरान का निकाह। उफ, अच्छा हुआ जो तुमने याद दिलाया, वरना कामरान की अम्मी जान हमें ताउम्र माफ नहीं करती। चलो तुम भी चलो शादी में, वहां बढ़िया खाना और बेहतरीन शराब मिलेंगे, मौसीकी और शायरी अलग। मुबारक मुबारक, खुदा हमेशा तुम्हें अपनी इनायतों से नवाजे। भाई तरतीब बेग, तुम्हारा प्याला कहाँ है? तुम्हारे हाथ में प्याला ना हो तो तुम अधूरे लगते हो। हाँ बादशाह, लाहौर से एक एलची आया है। उसे इंतजार करने दो, पहले जश्न होने दो। चलो मायूं, जनाने में भी होने। बड़ी देर कर दी भाईजान, कहाँ रुक गए थे? शहर के बाहर एक देहात में एक बागीचे के लिए जगह पसंद की है। इतनी हसीन जगह है कि वक्त का भी इंसान भूल जाता है खानसाद। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है भाईजान, वैसे वैसे आप भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। हाँ, मेरी ताकत तभी भी वही है। अच्छा। तुमने सुल्तान इब्राहिम लोदी का नमक खाया है। तुम्हारे वालिद और दादा भी लोदी दरबार में ऊंचे ओहदों पर थे। फिर तुम क्यों हमसे मदद चाहते हो? क्या यह एहसान फरामोशी नहीं? बादशाह, सुल्तान इब्राहिम अपने सारे अमीरों पर शक करते हैं। कईयों को मार डाला गया, जिला वतन कराया गया, कैद खाने में डालकर तरह तरह की अजियतें पहुंचाई। अब वो हिंदुस्तान के बादशाह बनने लायक नहीं रहे। इसीलिए कई अमीरों ने, जिन्हें अपनी जानो अमान का खतरा है, मुझे आपके पास भेजा है। मेरे सारे साथी बेसब्री से आपके हिंदुस्तान आने की राह देख रहे हैं। हम जल्दी आपको खबर करेंगे। तब तक आप काबुल में हमारे मेहमान हैं। इज्जत अफजाई का शुक्रिया बादशाह। तरदी बेग, हिंदुस्तान से पहले राणा सांगा का पैगाम, और अब अफगान सरदार चाहते हैं कि हम दिल्ली पर धावा बोलें। अफगानों पर तो वैसे भी यकीन नहीं करना चाहिए। हमने जब भी अपने किलों में टुकड़ियां छोड़ी, हमारे पलटने की देर थी कि अफगान सरदारों ने हमारे किलों पर कब्जा जमा लिया। पर हिंदुस्तान बेहद गर्म मुल्क है। फिर भी एक बादशाह के लिए हिंदुस्तान मतलब की जगह है। तरदी बेग, अगर हम हिंदुस्तान पर हमला करने का फैसला करें तो तुम साथ चलोगे? बादशाह, मैंने आपकी खातिर दरवेशी छोड़ी, साथ में काबुल आया, मगर यह उम्मीद जरूर थी कि हम एक बार समरकंद फिर से हासिल करेंगे। मेरा दिल तो अब भी वही है। मेरा भी, मगर भूल जाओ समरकंद, अब हमारा मुस्तकबिल मशरिक की तरफ है। तरदी बेग, अब की बार अगर हम हिंदुस्तान गए तो पूरे हिंद पर फतह हासिल करके ही लौटेंगे। सिख सूत्रों के अनुसार बाबा गुरु नानक देव जी ने बाबर के हिंदुस्तान आने को नैतिक पतन की वजह से हिंदुस्तान पर आई दैवी विपत्ति कहा था। जैसे मैं आवे खस्म की बाड़ी, जैसे मैं आवे खस्म की बाड़ी, ऐसड़ा करी ज्ञान वेलालो, तैसड़ा करी ज्ञान वेलालो, पाप की चंजल काबल ताया, पाप की चंजल
काबलताया जोरी मंगे दान वेलालो जोरी मंगे दान वेलालो जैसी मैं आवे खस्म की बाणी तरम तरम दोए छप खलोए कूड़ फिरे परधान वेलालो काजे अबामना की गल थकी अगद पड़े सैतान वेलालो जैसी मैं आवे खस्म की बाणी मुसलमान पढ़े कतेबा कस्त में करे खुदा वेलालो जात सनाती होर हिंदवाणिया ए भी ले खेलाए वेलालो खून के सोहले गाविए नानक रत का कुंगू पाए वेलालो रत का कुंगू पाए वेलालो जैसी मैं आवे खस्म की बाणी ऐसड़ा करी गया। वाह अजय जी कौन री वाणी है यार? बाबा नानक की वाणी है महाराज। लाहौर में बाबर के हमले के बाद उन बाबर बाबर जी ने देखो बाबर री बातें कर रहे हो है। अन्नदाता अब आप लोग कहीं हुए लो आप तो बाबर से क्यों हो कि दिल्ली पर उनका आक्रमण करता ही आप आगरा पर आक्रमण कर देला। अज्जा जी मैं आपनो वचन अब नहीं निभा सका और जब तक नहीं जब तक गुजरात ने मालवा आपने कब्जा में नहीं है वो वक्त तक लोधी और बाबर ने आपस में लड़वा दो। अन्नदाता दिल्ली और आगरा दोनों ही बाबर के कब्जा में रहे वो अपने वास्ते चौखी बात है। अज्जा जी आप भी हवा में तीर छोड़ो हो। अब आज दिल्ली ना आगरा बाबर के कब्जा में तो नहीं है। ई बखत वहां की भलाई ई में ही है कि मैं चुपचाप बैठ जाऊं और लोधी ना बाबर का खेल देखा। आप लोग के विचार है वहां दोनों सेना आपस में कठे भिड़ेगी। पानीपत मैदान में अन्नदाता पानीपत मैदान ठीक है। मुबारक हो बादशाह अब तो हुमायूं भी सयाने हो गए हैं। वो राणा है कहां? अभी तक वो आगरे की तरफ बढ़ा क्यों नहीं? जहांदीद गीदड़ लड़ाई खत्म होने की राह देखते हैं। तुम्हें तो मजाक ही सूझेगा तरदी मगर हमारे सिपाही बेचैन और डरे हुए हैं। बेचारे 2-3 महीनों से घरों से बाहर हैं परदेश में जहां की जुबान उनकी समझ में नहीं आती। और अब चर्चा यह है कि लोधी की फौज में 1 लाख सिपाही और 1000 लड़ाकू हाथी हैं। कल तड़के सूरज की रोशनी फैलने से पहले हम उन दोगले मुगलों पर यलगार करेंगे। इंशाअल्लाह जो हमने फतेह हासिल की तो हम आप सबको मालामाल कर देंगे और खुदा न खास्ता अगर हम नाकामयाब रहे तब तक आपको जितना दे चुके हैं उससे खुश रहिए। आओ हम उम्मीद कामयाबी में पैमाने उठाएं नई फतेह के लिए। बादशाह दिल्ली सुल्तान इब्राहिम की सुल्तान इब्राहिम लोधी की फौज सियाह बादलों की मानिंद पहले वार पर सीधे हमारी तरफ तब तलक बढ़ती रही जब तलक कि उसने हमारी फौज के सियाह परचम को न देख लिया। फिर तो वो हमारे सामने खड़े न रह सके। हमारी फौज के गिरदावर हिस्से ने दुश्मन को पीछे से ज्यादा दबाया और ऊपर तीरों की बौछार कर दी। दरमियान में उस्ताद अली कुली ने तोप के गोलों से जमकर मुकाबला किया। दुश्मन के दाएं और बाएं हिस्से पर हमारे सिपाही ऐसे टूट पड़े कि दुश्मन ना तो लड़ पाता और ना आगे बढ़ने का रास्ता निकाल पाता। 17 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी ने हस्बे मामूल अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांटा, दाएं, बाएं और सीधे बढ़ने वाले। इब्राहिम का मुख्य उद्देश्य मुगल फौज को सीधे वार से खत्म करना था। बाबर की फौज के पास बारूद वाले हथियार थे।
भारत में पहली बार बाहरी हमलावरों ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया। मैदान छोड़ दे। कमदर्दी की बात मत करो महमूद, मैं पीछे नहीं हटूंगा। हजूर हम बाद में भी तो बाबर को हरा सकते हैं। दिल्ली के लोग तो सब छापा नहीं कर रहे। तुम अगर मौत के खौफ से डर गए हो तो जाओ मैदान छोड़ दो। हमारे कितने अमीर शहीद हो गए। कल हमने मिलकर फतेह के जाम पिए थे। बेहतर यही होगा कि मैं यहीं उनके साथ सुपुर्द खाक कर दूं। आना है तो मेरे पीछे आओ। खुदा के कर्मो इनायत से ही ये लड़ाई हमारे लिए आसान हो गई। आधे ही दिन में दुश्मन का सफाया कर दिया। अन्नदाता, बाबर ने घनी होशियारी से एक और चाल फेंकी। उन्हें समर्पित अफगान अमीरा ने आपने लोगों से भी ज्यादा सम्मान देना शुरू किया है ताकि वो लोग उनका प्रति वफादार रह सके। यह बात अब साफ दिखा है कि बाबर का इरादा वापस काबुल जावरा नहीं है। उड़ाना घना लोग काबुल वापस लौट गया पर वो जावा को नाम ही कोनी लेवे। अन्नदाता, बाबर ने संबंध में फैसलो करना ही चाहिए। काश आपने आगरा तक को साथ दिए हो तो। ये सब तो भाग्यरा फेर है जाजी, एक में जिम्मेदार कोनी। खैर जो हुयो सो हुयो, उनके बारे में चिंता करवारी जरूरत नहीं। लेकिन एक बात याद रहे कि मेवाड़ रही है दिल्ली, वो बाबर री बपोती नहीं है। राणा जी हुकम, मैं भी आपको यही सलाह करवा वाला हो। अच्छा आपने घना सारा अफगान अमीर उमरावा भी यही मंशा रखा है कि दिल्ली री गद्दी पे आप ही विराजो। इनरा वास्तव है बाबर रा विरोध में आपने साथ देवाने भी राजी है। बस अब ज्यादा सोच विचार करवारी जरूरत नहीं है। बाबर पे आक्रमण करवारी तैयारियां करो। पर अन्नदाता, मने तो उनरे आग उगलवा वाले शस्त्रारी चिंता है। वो हमारे तीर कमाना से ज्यादा गहरी मार करे। इन शस्त्रारे साथ भी बाबर अपना वीर राजपूतारा सामने को नहीं टिक सके। ठीक बात कही है उदय सिंह जी। यह बात साफ है कि मुगलों से लड़बारे वास्ते मेवाड़ रे सिवाय अब और कोई दूसरी ताकत को नहीं। यह लड़ाई तुम्हें जीतनी है हर हालत में। बादशाह, मैं वापस काबुल जाना चाहता हूँ। क्या? यहाँ बहुत गर्मी है, मेरे सिपाही अब और नहीं रुक सकते। आपने कभी नहीं कहा कि इतने लंबे अरसे तक यहाँ रुकना होगा। इस वक्त जब हम राणा सांगा से लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं तुम वापस जाना चाहते हो? नहीं, इस वक्त हमें अपनी तमाम फौजी ताकत की जरूरत है। अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो हमारे बाकी सिपाहियों का क्या होगा? हम वादा करते हैं, हम राणा सांगा के खिलाफ कामयाब रहे तो तुम अपने आदमियों के साथ वापस काबुल जा सकते हो। तब तक अपने आदमियों से कहो कि संभल कर रहें। तुम सबको इसका क्या एहसास नहीं कि हम अपने शहर और वतन से कई महीनों की दूरी पर हैं? अगर हम हारे तो हम कहां के रहेंगे? यहां हम परदेशियों में घिरे हैं। अब इतना अच्छी तरह समझ लो, हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं। अगर हम जीते
तो अल्लाह ही हमें कामयाबी देगा, और अगर हारे तो भी अल्लाह के नाम पर शहीद हो जाएंगे। गाजियों, हम दोनों तरफ से महफूज हैं। हम कसम खाते हैं कि आज से हमारे लिए शराब हराम है। कन्हुआ की लड़ाई में भी बाबर ने वही रणनीति अपनाई। अलग अलग राजपूत सेनापति बाबर से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। राणा सांगा अपनी सेना के बीचों बीच थे। युद्ध विराम के समय जब घायल सैनिक पीछे की ओर ले जाए जा रहे थे, तब बाबर ने अपनी सेना को अचानक हमला करने का हुक्म दिया। इस हमले से राजपूत घिर गए। राणा जी, आप निकल जाओ, दुश्मन लोग घेरो आगे बढ़ रहे हैं। हुकुम, हमारी बात मान जाओ, आप निकल जाओ। यहाँ नहीं हो सके रतन सिंह, यहाँ नहीं हो सके। तीनों टकराओ, दुश्मन ने पीठ दिखा, बस मरनो बोलो, टकराओ। हाथी ने घुमाओ, आगे चल मते, आगे। सिपाहियों, राणा जी ने बचाओ। पालकी लाओ, जल्दी करो। महाराणा ने बासवा में कोई सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। राणा जी ने छिपा लो, इन हालत में किसी सिपाही ने देखना नहीं चाहिए। अबे आपने कहीं करा, युद्ध जारी रखा। हाँ तुम्हें डटो रहना। हाँ हाँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ो है, पर पहला जल्द करने राज की हाथी पे बैठाओ। जब सिपाही देख लेगा कि राज की हाथी पर राणा नहीं है तो रानी हिम्मत टूट जाएगी। राणा जी बाद आदेश देवारो अधिकार राव रतन सिंह जी रो है। हाँ। यही धारण करेला अब राणा जी पागड़ी। पर मैं राणा जी जगह को नहीं ले सकूं। पर क्यों? हमारा पूर्वज छुंदा जी रो मेवाड़ा सिंहासन पर अधिकार था, पर उन्हें उसको त्याग कर दियो, तो थोड़े समय के वास्ते भी मैं सिंहासन पर कोनी बैठ सकूं। बार अपना कने इन मातारा वास्ते समय कोनी। मैं आपनो कुलडो पेड़ कोनी तोड़ सकूं। मैं किसी का भी आधीन कर लड़वाने तैयार हूं। जेडी आपकी मंशा। अज्जा जी, अब आप ही धारण करो राणा जी पागड़ी, आप ही हाथी पे विराजो। अज्जा जी, अब देर न करो। राणा जी बात अली सेनारी बात दौड़ अपन कनी ने तो संभालनी है। अज्जा जी विराजो, देर न करो।
ठीक हाँ। चलो रणभूमि री ओर चलो। लड़ाई पूरी हो चुकी हुक्म। आपा लड़ाई हार गया। कौन कहवा है मैं लड़ाई हार गया? अज्जा जी, वीर सिंह, उदय सिंह सब कटे। सब जना वीर गति ने प्राप्त हो गया। महाराज आप हुक्म हुए तो चित्तौड़ री ओर चला। मुगल सिपाही आप पीछू कर रहा है। ने सैनिक चित्तौड़ री और नहीं। मैं प्रण करो है कि बाबर रो नाश किया बिना मैं चित्तौड़ नहीं जावाला। सब सैनिकों ने इकट्ठा करो। आभार ई बखत मैं हारा नहीं आ सैनिक, मैं हारा नहीं आ। सैनिकों ने इकट्ठा करो, मैं हारा नहीं आ। राणा सांगा कभी चित्तौड़ वापस न जा सका। कुछ लोग कहते हैं कि घावों ने उसकी जान ले ली। कुछ कहते हैं कि सेना नायकों ने उसे जहर देकर मार दिया क्योंकि वो उनकी मर्जी के खिलाफ बाबर से लड़ना चाहता था। जो भी हो, 13 मार्च 1527 को बाबर के खिलाफ आखिरी बड़ा मोर्चा नाकामयाब रहा। खुदा हाफिज बेटा। अपने भाइयों की हिफाजत करना। हमेशा अपने बेगों से मशवरा लेते रहना। जी बादशाह। मैं भी इजाजत चाहूंगा बादशाह। खुश रहो तरदी। खुदा करे तुम्हें दरवेशी में रूहानी तकवीयत हासिल हो। बादशाह आप भी क्यों नहीं लौट चलते हमारे साथ? अभी नहीं तरदी, हमारी असली जंग तो अब शुरू होगी। ये चंद शेर अपने साथ लेते जाओ। उसका कर
मुसीबत का सिलसिला बाबर सी तरह है, मुसीबत का सिलसिला। मुश्किल से बाबर हिंदुस्तान में 4 साल रहा। ये 4 साल लड़ाइयों में गुजरे और बाबर हिंदुस्तान में अजनबी ही बनकर रहा। उसकी मौत के बारे में एक मशहूर किस्सा है। उसका बेटा हुमायूं बीमार था और बाबर उसे इतना प्यार करता था कि खुदा से दुआ मांगी कि उसके बेटे के बजाय वो उसकी जान ले ले। या खुदा, अगर तू एक जिंदगी लेकर दूसरी दे सकता है तो मैं बाबर अपने बेटे हुमायूं को अपनी जिंदगी देता हूं। कहते हैं कि इस हादसे के कुछ दिन बाद हुमायूं बिस्तर से उठ गया और बाबर बिस्तर को पकड़कर मर गया। बाबर को काबुल में ले जाकर दफनाया गया उसी बाग में जिसे वो इतना चाहता था।